हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग हमारे चैनल को बहुत पसंद कर रहे होंगे और हमारे चैनल से बहुत ज़्यादा लाभ भी ले रहे होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सारे अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो हमारी जो यूनिट चल रही है 5 यूनिट चल रही है। यूनिट 5 में हमारा पार्ट था पाठ्यचर्या की संकल्पना। ठीक है, पाठ्यचर्या किस तरीके से हमको बनाना है, ठीक है, पाठ्यचर्या का किस तरीके से विकास करना है। और हम आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से बता चुके हैं कि सिलेबस क्या होता है, करिकुलम क्या होता है। करिकुलम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि जो हमारा सिलेबस होता है, जो हमारी पाठ वस्तु होती है, जो हमारी विषय वस्तु होती है, प्लस पाठ सहगामी क्रियाएं, हम उस सिलेबस को पूरा करने के लिए जो अनुभव लेते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, जो हमारे खुद के अनुभव होते हैं, उन सभी को पाठचर्या में जोड़ दिया जाता है। एक आसान भाषा में पाठचर्या को हम कह सकते हैं कि जो ये पाठचर्या होती है, ठीक है, ये एक एजुकेशन में लेके है, लेकिन यदि हम इसी को अपनी व्यवहारिक लाइफ में लें तो एक लड़की की करिकुलम अलग होता है, ठीक है, और एक मैरिड लड़की का करिकुलम अलग होता है दिनचर्या से, मतलब, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं दिनचर्या में, लेकिन यहाँ हमको टीचिंग से रिलेटेड पढ़ना है तो इसी को पढ़ेंगे। ठीक है, कि जैसे कि एक कोई लड़का होता है, उसकी जो लाइफ होती है, उसको उसकी लाइफ में क्या क्या अनुभव होंगे, क्या क्या उसको करना है, तो उसकी दिनचर्या है, ठीक है, उसका करिकुलम है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये उसकी पाठचर्या, तो ये सभी की अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ हम जो पाठचर्या की बात कर रहे हैं ये अपनी टीचिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं। और मान लीजिए कोई अनमैरिड लड़की है या अनमैरिड लड़का है, तो उसका जो उद्देश्य है, उसको क्या काम करने हैं, प्लस क्या उसके एक्सपीरियंस है, क्या अनुभव है, तो उसका करिकुलम अलग होगा। तो ये यदि व्यवहारिक लाइफ की बात करें तो ये सभी के जो करिकुलम होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ हमें टीचिंग से बात करनी है। तो जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य है, और उद्देश्य हमको कहाँ से मिलते हैं, हमने आपको पढ़ाया था, जो हमारे दार्शनिक आधार होते हैं, समाजशास्त्रीय आधार होते हैं, मनोवैज्ञानिक आधार होते हैं, वहाँ से हमारे उद्देश्य निर्धारित होते हैं कि हमको किस तरीके का करिकुलम तैयार करना है, किस तरीके की पाठ्यचर्या तैयार करनी है। ठीक है, तो जब हमको वहाँ से उद्देश्य मिलते हैं, फिर जो हमारे लक्ष्य जो होते हैं उन उद्देश्यों को पूरा करना होता है। ठीक है, तो उन उद्देश्य को पूरा हम कैसे करते हैं, करिकुलम बनाते हैं। ठीक है, उसके माध्यम से हम उसमें शिक्षा में ले आते हैं करिकुलम को, और करिकुलम के माध्यम से हम शिक्षा का मुख्य काम क्या होता है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, व्यक्ति को समाज में रहने के लायक बनाना, व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक स्तर से उसकी साइकोलॉजिकल उसका विकास करना। ठीक है, और टीचिंग का मुख्य रूप से यही काम होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। तो ये किस तरीके से जो हमारी शिक्षा के उद्देश्य हैं वो करिकुलम में उन्हीं को हम इंक्लूड करते हैं, और टीचिंग के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से हम अपने उन उद्देश्यों को पूरा करते हैं। तो जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य आपको बताए थे कहाँ से मिलते हैं, ये हमारे दार्शनिक आधार होते हैं, समाजशास्त्रीय आधार होते हैं, मनोवैज्ञानिक आधार होते हैं। यहाँ से हमको शिक्षा के अपने उद्देश्य मिलते हैं, और उद्देश्यों के हिसाब से हम अपना करिकुलम तैयार करते हैं। तो जो हमारी पाठ्यचर्या करिकुलम यूनिट 5 चल रही है आपकी, यूनिट 5, आज हमें पार्ट इसका सी शुरू करना है। पार्ट बी कल हमारा समाप्त हो गया था, आज हमें इसका पार्ट सी शुरू करना है। तो इसके बारे में हम पहले बता देते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि पार्ट ए में क्या था। ठीक है, पार्ट ए में आपका क्या, इसके सिद्धांत थे, पाठ्यचर्या की संकल्पना थी, विकास की कार्यनीति की किस तरीके से करिकुलम बनाते हैं। ठीक है, यदि हमको एक क्लास के बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है, मान लीजिए हमको एक क्लास के बच्चे को पढ़ाना है, तो हमारा शिक्षा का उद्देश्य क्या है, उसको एक क्लास पास कराना। ठीक है, उसको फर्स्ट क्लास पास कराना, तो इसका करिकुलम बनाएंगे। ठीक है, अब इसके करिकुलम में क्या होंगे, उसके अकॉर्डिंग, उसके साइकोलॉजिकल देखते हुए कि भाई वो कितना सीख सकता है, तो हम क्या बनाएंगे, ये करिकुलम बनाएंगे। अब इसमें विकास किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आपको बताया था इसमें कि शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, ये किस तरीके से होते हैं, फिर से हम इसलिए बात कर रहे हैं, इसलिए हम इस टॉपिक की दोबारा से बात कर रहे हैं क्योंकि जो ये टॉपिक है पूरा करिकुलम से लेके ही है, और जो आगे हमको पढ़ाना है उसमें हमको पढ़ाना है कि पाठ्यचर्या मूल्यांकन। ठीक है, जो पार्ट सी में आपका पाठ्यचर्या मूल्यांकन आ गया है। ठीक है, तो इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। तो जो पाठ्यचर्या जब हम बनाते हैं या पाठ्यचर्या का विकास करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, इसमें शिक्षा के उद्देश्य देखते हैं, किस तरीके से नीड्स अकॉर्डिंग, ठीक है, नीड्स का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एनालिसिस करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, अभिकल्प। ठीक है, क्या करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, उसकी डिज़ाइन बनाते हैं, रूपरेखा बनाते हैं।
ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं इसका, इम्प्लीकेशन। इसके बाद क्या करते हैं, मूल्यांकन कर देते हैं। ये आपके जो आप करिकुलम बना रहे हैं किसी के लिए, इसके स्टेप थे। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए। क्या उद्देश्य है, आपको फर्स्ट क्लास के बच्चे को पढ़ाना है। ठीक है, इसके बाद नीड्स क्या है, आपको फर्स्ट क्लास के बच्चे को एजुकेशन देना। ठीक है, तो ये हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं। इसके बाद हम जो फर्स्ट क्लास का क्या डिज़ाइन करेंगे, सिलेबस, कि हमें बच्चे को क्या क्या पढ़ाना है फर्स्ट क्लास में। ठीक है, इसके बाद इसको क्या कर देंगे, क्रियान्वयन, लागू कर देंगे, उसको लागू कर देंगे, बच्चे को पढ़ा देंगे। ठीक, इसके बाद मूल्यांकन करेंगे, बच्चे ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। ठीक है, ये हमने जो करिकुलम था, ये जो पाठ्यचर्या थी, यहाँ पे हमने इसको बनाया था। ठीक है, अब जो हमने पार्ट बी पढ़ा था, इसमें पढ़ा था पाठ्यचर्या अभिकल्प की मॉडल। ठीक है, मॉडल पढ़े हुए थे यहाँ पे कि मॉडल किस तरीके से बनते हैं, कि भाई क्यों कोई साधारण व्यक्ति तो मॉडल बनाएगा नहीं। जो हमारी NCERT होती है, UGC होती है, NCTE होती है, इसके बारे में हम आपसे पहले भी बात कर चुके हैं। ये मॉडल बनाते हैं करिकुलम। ठीक है, मॉडल हमने आपको बताया था कि मॉडल क्या होता है, आपको पहले समझाया था कि मान लीजिए ये रियल है। ठीक है, ये जो मार्कर है ये रियल है, इसी का मैं यहाँ पे बना दूँ, ठीक है, इसका मॉडल हो गया। ठीक है, लेकिन गुण सारे यही होंगे इसमें। ठीक है, चीज़ वही होगी लेकिन मॉडल, तो मॉडल इस तरीके से। तो इन्होंने करिकुलम के कई मॉडल बनाए। ठीक है, अलग अलग लोगों ने कई मॉडल बनाए। तो यहाँ पे इन्होंने करिकुलम का विकास करना, कि करिकुलम होता क्या है, किस तरीके से बनाते हैं, इसमें क्या स्टेप, कि पहले क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं। यहाँ पे मॉडल पढ़ाए कि कितने लोगों ने, कई आपके परंपरागत मॉडल में क्या होता है, आपका समकालीन मॉडल में क्या होता है, विषय वस्तु केंद्रित मॉडल होते हैं, सब्जेक्ट केंद्रित होते हैं, छात्र केंद्रित होते हैं, प्रॉब्लम केंद्र या प्रॉब्लम सेंटर्स मॉडल होते हैं। तो इनके अंदर क्या क्या होता है, तो ये आपको पढ़ाया। तो ये मॉडल बन गए। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है आपका, इसके अंतर्गत आपका आता है अनुदेशात्मक प्रणाली, अनुदेशात्मक मीडिया, पाठ्यचर्या संव्यवहार को बढ़ाने में अनुदेशात्मक तकनीकी तथा सामग्री, पाठ्यचर्या मूल्यांकन के उपागम। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। यदि हम इसको अनुदेशात्मक प्रणाली पढ़ेंगे तो कितना टफ शब्द है ना, बहुत टफ शब्द है। लेकिन यदि हम कभी कभी कुछ चीज़ों को इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि उनका मीन्स वही है। हो सकता है ये आपको अनुदेशात्मक लिखा हुआ है, कहीं आपको इसका कुछ और लिखा हुआ मिल जाए, लेकिन यदि हम इसको इंग्लिश में देखेंगे तो केवल इंस्ट्रक्शन ही मिलेगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल, तो यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम, इंस्ट्रक्शनल मीडिया, इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स एंड मटेरियल इन एनहेंसिंग करिकुलम ट्रांसैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पढ़ना है। इसके बाद इसमें पढ़ना है करिकुलम मूल्यांकन, कि मूल्यांकन कैसे करते हैं। तो इसमें हमें पढ़ना है, अभी तक हमने जो ये करिकुलम बनाया, ये विकास किया, इसके स्टेप बनाए, किस तरीके से हम किसी मॉडल को बनाते हैं, किस तरीके से कोई पाठ्यचर्या बनाते हैं, उसके क्या क्या वो होते हैं, किस तरीके से हम पाठ्यचर्या को निर्माण करते हैं, कहाँ से उसके शिक्षा के उद्देश्य मिलते हैं, ये पढ़ा। मॉडल यहाँ पे किस तरीके से मॉडल बनते हैं। अब यहाँ पे करिकुलम जो होगा आपका मूल्यांकन होगा और अनुदेशात्मक प्रणाली होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपका अनुदेशात्मक प्रणाली, पार्ट सी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत कंफ्यूजन करने वाली चीज़ें हैं। कुछ वर्ड ऐसे हैं, ये जो चीज़ें हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो ये सभी चीज़ें आपको पहले से आती होंगी। यदि आप इस टॉपिक को, जो आपका यूनिट 5 है, इसको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की आवश्यकता है। केवल एक बार आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। एक बार वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, और दोबारा एक बार किसी किताब में उठा के पढ़ लीजिए, या आपके पास मटेरियल नहीं है तो गूगल पर सर्च करके पढ़ लीजिए। आपका जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन तो मैं यहाँ पर भी करवा दूँगी इसके, लेकिन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आपका है अनुदेशात्मक प्रणाली। तो अनुदेशात्मक प्रणाली होता क्या है, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम। अनुदेशात्मक प्रणाली, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शनल सिस्टम होता क्या है, तो सबसे पहले इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शनल सिस्टम। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम, अनुदेशात्मक प्रणाली। तो सबसे पहले हम इनको दो भागों में बांटें।
अनुदेशात्मक क्या होता है, अनुदेशन क्या होता है। आपने अनुदेशन पढ़ा होगा, अनुदेशात्मक पढ़ा होगा, लेकिन वैसे इसको क्या है, अनुदेशन। यदि सिंगल पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे इसको, अनुदेशन। लेकिन अनुदेशात्मक प्रणाली के रूप में पढ़ना, एक सिस्टम के रूप में पढ़ना, तो क्या कहेंगे इसको, अनुदेशात्मक प्रणाली। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शनल, ठीक है, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। आप सभी को पता होगा इंस्ट्रक्शंस क्या होता है। इसमें हमको इस पार्ट में जो हमारा आपका पार्ट सी है, इसमें केवल हमको दो चीज़ों को पढ़ना है। एक तो पढ़ना है आपका इंस्ट्रक्शन सिस्टम एवं इवैल्यूएशन, दूसरा पढ़ना है मूल्यांकन, अनुदेशात्मक प्रणाली, ठीक है, दूसरा पढ़ना है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। क्योंकि यहाँ पे मैं सारी चीज़ की इंग्लिश आपको देखो बताते चल रही हूँ। इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन सिस्टम, इसको कहते हैं इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, ठीक है। तो इसमें हमको दो चीज़ों को पढ़ना है। इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, सबसे पहले आप ये बताइए इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, वैसे हम लोग एक नॉर्मली भाषा में कहेंगे कि सूचना देना, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं, सूचना देना, ठीक है। ये क्या हुई, सूचना देना। ये क्या हुआ आपका अनुदेशात्मक। लेकिन यदि इसको हम प्रणाली में जोड़ेंगे तो एक सिस्टम होगा उसका तब, ठीक है। तो सिस्टम की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम केवल अनुदेशात्मक की बात करते हैं। तो अनुदेशात्मक क्या होता है, सूचना देना, इंस्ट्रक्शन। तो आप इसको अनुदेशात्मक न याद करके इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस याद कीजिए कि इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं, ठीक है। तो आपका पास जो आपका एडमिट कार्ड होता है या वहाँ पे आपको लैपटॉप मिलता है या आपको कंप्यूटर मिलता है, तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। इसके बाद ही आप क्या एग्ज़ाम दे सकते हैं। यदि आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। मान लीजिए आपका उसमें आपके पास जो एडमिट कार्ड है उसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, आपको आधार कार्ड लेके जाना है, आपको पैन कार्ड लेके जाना है, आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाना है। तो यदि आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आगे क्या होगा, आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लेकिन हमको शिक्षा से जोड़ना है, करिकुलम से जोड़ना है इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। तो सूचना देने का मतलब है कि जब हम बच्चे को करिकुलम, ठीक है, करिकुलम का इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है। टीचर होता है, एक छात्र होता है। जब टीचर छात्र को पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, क्या पढ़ाएगा, एक टीचर छात्र को क्या पढ़ाएगा, जो उसका सिलेबस होगा, जो उसकी पाठचर्या होगी, करिकुलम को पढ़ाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है उसको। तो इसी को यहाँ पे क्या कहते हैं, अनुदेशात्मक कहते हैं या सूचना देना कहते हैं। यहाँ पे केवल सूचना देना ये नहीं है केवल हमने आपको बता दिया बस हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमें बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। और जो आपका ये पार्ट है ना, ये पूरा यहाँ पे अनुदेशात्मक प्रणाली या इंस्ट्रक्शन सिस्टम या मीडिया, ये सब आपका जो टेक्निकल का जो पार्ट है, ये आपका यूनिट 8 में आपका पूरा यही पार्ट है। आपको पूरा यही चीज़ पढ़नी है। लेकिन यहाँ पे कुछ आपका टॉपिक लिया गया है, इसलिए यहाँ पे भी डिस्कशन करना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है कि जो टीचर जब बच्चे को पढ़ाता है तो उसके जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, अपने शिक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बच्चे को क्लास में क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, इसको क्या कहता है, इसको बताता है, इसका इंस्ट्रक्शन देता है। तो इसी को क्या कहते हैं, अनुदेशात्मक प्रणाली कहते हैं। यहाँ पे सूचना देने से मतलब केवल ये नहीं है कि केवल बता दिया। जो इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि हम एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, करिकुलम में ये चीज़ पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब एक टीचर बच्चे को पढ़ाता है इस क्लास में शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बच्चे को बताता है कि उसको शिक्षण कार्य में कौन कौन से कार्य करने हैं, कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ों को सीखना है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन सिस्टम। जैसे हम कह सकते हैं ठीक है, जैसे एक टीचर होता है, ठीक है, एक टीचर होता है, ये क्या करता है, बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देता है, किसका, करिकुलम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, करिकुलम। ठीक है, और यहाँ पे इसकी क्या होती है, ये जो करिकुलम का इंस्ट्रक्शंस देता है, लेकिन क्या इसका शिक्षा का उद्देश्य होता है, ठीक है,
उद्देश्य होता है या लक्ष्य होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया था हमने फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो जो टीचर होता है, शिक्षा का उद्देश्य इसको क्या है, बच्चे का फर्स्ट क्लास क्वालिफाई कराना है, बच्चे को फर्स्ट क्लास की पूरी शिक्षा देनी है। तो यहाँ पे इसके करिकुलम का, टीचर बच्चे को इंस्ट्रक्शंस देता है किसका, करिकुलम का। और यहाँ पे क्या, स्टूडेंट्स होता है। ठीक है, स्टूडेंट्स को देता है, किसको देता है, करिकुलम का स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देता है। ठीक है, यहाँ पे टीचर्स होता है, यहाँ पे शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, जो एम्स होते हैं या लक्ष्य होते हैं। तो जो शिक्षा के उद्देश्य, जो करिकुलम होगा, ये एक सा ही नहीं होगा, ये सबका अलग अलग होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे जैसे ही शिक्षा के उद्देश्य बदल जाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या, करिकुलम बदल जाएगा। और यहाँ पे जो टीचर होगा, इंस्ट्रक्शंस बदल जाएगा उसका, जो वो सूचना देगा, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम इंस्ट्रक्शन सिस्टम कहते हैं। सिस्टम कहते हैं, क्योंकि सिस्टम कैसे होता है, सिस्टम कहते हैं। सिस्टम जैसे सबसे पहले आपका ये क्या हुआ, एक कंप्यूटर जो सिस्टम होता है उसको सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि उसमें टेक्निकल होती है। ठीक है, तो जो टीचर होता है बच्चे को क्या देता है, बच्चे को इनपुट देता है। यदि टीचर ने बच्चे को पढ़ाया, इंस्ट्रक्शंस दिया उसको, तो उसने क्या, अपना इनपुट दे दिया, बच्चे को सारी चीज़ें क्लियर कर दी, क्लास में उसको क्या पढ़ना है। और शिक्षा के उद्देश्य, मान लीजिए फर्स्ट क्लास क्वालिफाई कराना है उसको, फर्स्ट क्लास मतलब पढ़ाना है उसको 1 साल के अंदर, तो इसमें उसकी जो जो शिक्षण क्रियाएँ होंगी, जो उसे पढ़ना होगा, जो सीखना होगा, तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको क्या करेगा, उसको जो क्रियाएँ करनी होंगी उसको इंस्ट्रक्शंस देगा, उसको बता देगा। तो टीचर ने इनपुट दे दिया। अब यहाँ पे क्या होगी, प्रोसेस होगी कि बच्चे ने ले लिया, सीख लिया। ठीक है, कितना सीख रहा है, कौन, यहाँ पर प्रोसेस होगी करिकुलम की, जो बच्चे का करिकुलम है वो कितना सीख रहा है बच्चा। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट होगा, बच्चे ने, इसीलिए इसको सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि अनुदेशात्मक प्रणाली क्या होता है, कि हमें बच्चे को कितना सिखाना है, कितना क्लास में, जब टीचर शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बच्चे को सिखाता है कि कितना उसको सीखना है, कितना उसको पढ़ना है, कौन कौन सी क्रियाएं करती हैं, इसका इंस्ट्रक्शंस देता है एक सिस्टम्स के अकॉर्डिंग, शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उसके करिकुलम का। तो इसको हम इंस्ट्रक्शन सिस्टम कहते हैं, अनुदेशात्मक प्रणाली कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि अनुदेशात्मक प्रणाली या इंस्ट्रक्शनल सिस्टम्स क्या होता है, कि हमको इंस्ट्रक्शंस देना है उसको एक सिस्टम के अकॉर्डिंग, इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ, आउटपुट हुआ। तो इस तरीके से इसको सिस्टम इसलिए कहा जाता है, प्रणाली इसलिए कहा जाता है, सिस्टम इसको इसलिए कहा जाता है कि एक सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, छात्र होता है, जो टीचर होता है वो एक करिकुलम के अकॉर्डिंग ही छात्र को क्या देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है। ठीक है, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, उसकी चीज़ों को सिखाने के लिए। मान लीजिए हम किसी बच्चे को फर्स्ट क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो उसको जब वो फर्स्ट क्लास हो जाएगा, जब हम उसका मूल्यांकन करेंगे, तो उसके व्यवहार में कुछ ना कुछ चीज़ तो आएगा, वो कुछ ना कुछ तो सीखेगा। ठीक है ना, तो इसी तरीके से बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए हम सिखाते हैं। इसमें हम कुछ पॉइंट्स लिखे दे रहे हैं, 2 पॉइंट्स, कि अनुदेशात्मक प्रणाली के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, अनुदेशात्मक प्रणाली के अंतर्गत अध्यापक तथा छात्र, अनुदेशात्मक प्रणाली के अंतर्गत अध्यापक तथा छात्रों के मध्य छात्रों के मध्य पाठ्यक्रमीय ज्ञान के, पाठ्यक्रम से रिलेटेड ज्ञान के, ठीक है, पाठ्यक्रमीय ज्ञान के आदान प्रदान की, ज्ञान के आदान प्रदान की समस्त क्रियाओं को शामिल किया जाता है। प्रदान की समस्त क्रियाओं
शामिल किया जाता है। ठीक है, अनुदेशात्मक प्रणाली के अंतर्गत अध्यापक तथा छात्रों के मध्य पाठ्यक्रमीय ज्ञान के आदान प्रदान की समस्त क्रियाओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसके अंतर्गत कह सकते हैं शिक्षण कार्य में जो कुछ भी पढ़ना है तथा सीखना है वह सभी किसके अंतर्गत आएगा? अनुदेशात्मक प्रणाली। अनुदेशात्मक प्रणाली शिक्षण कार्य में जो कुछ भी पढ़ना है तथा सीखना है वह सभी अनुदेशात्मक प्रणाली के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये तो रहा कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक बहुत आसान सी भाषा में हम आपको समझा दें कि क्या होता है ये। जब हम कोई भी क्लास पूरा कर, सीधी सी भाषा, बहुत ईजी भाषा में, ठीक है, जब हमको कोई काम करना है तो एक साधारण व्यवहारिक रूप में कि हमको कोई बताता है कि आपको क्या क्या करना है, तो इसी को इंस्ट्रक्शन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और यहाँ हम एजुकेशन में जब हमको, जैसे मान लीजिए व्यवहारिक रूप में हमको खाना बनाना है, ठीक है, यदि हमसे कोई कह देता है कि आपको खाना बनाना है, इस तरीके से बनाना है, इतना आटा लेना है, इतना दाल लेना है, इतना सब्जी लेना है, इतना चावल लेना, इस तरीके से आपको खाना बनाना है, तो उसने आपको सारा इंस्ट्रक्शंस दे दिया और बाद में आपने खाना बना दिया। ठीक है, आप खाना बनाने में सफल हो गए तो आपका काम पूरा हो गया। और लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो हमको क्लास पास करनी है, मान लीजिए हम नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, बहुत ईजी सा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बता दूँ, सारा का सारा कंटेंट दे दूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। मैं टीचर हूँ, आपके करिकुलम में जो आपकी पाठ्यचर्या है सारी चीज़ें बता दूँ कि आपको किन किन चीज़ों को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, और आपने उन सभी चीज़ों को पढ़ लिया, बस आपका नेट क्वालिफाई हो गया। यही इंस्ट्रक्शन सिस्टम है। आ गया समझ में? बहुत आसान भाषा है। आप यदि इस किसी भी चीज़ को टफ लेवल से लेंगे ना तो आपको बहुत टफ लगेगा। यदि आप पढ़ेंगे अनुदेशात्मक प्रणाली, ठीक है, तो आपको कितना कठिन लग रहा है, लेकिन इसके अंतर्गत है क्या? कुछ नहीं है। शिक्षण कार्य में जो कुछ भी पढ़ना है तथा सीखना है वैसा भी अनुदेशात्मक प्रणाली के अंतर्गत आता है कि हम क्लास 1 को पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा जो सिलेबस होगा, जो हमारे शिक्षण कार्य होंगे, जो हमको पढ़ना है। अब क्लास 1 में हमें कितना पढ़ना होगा? जो हमारा ABCD है, आपका टेंस हो गया, आपका कुछ जो भी आता है आपके क्लास फर्स्ट में जो आपको पढ़ना है, तो बस यही एक टीचर्स आपको बता देगा, जो भी सिखा देगा वही आपका इंस्ट्रक्शन सिस्टम हो गया और आपको क्लास क्वालिफाई करा देगा। बस हो गया इंस्ट्रक्शन सिस्टम। आ गया ना समझ में? इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, यदि हम किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे, अच्छे से क्या, थोड़ा सा मन से समझेंगे तो कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं, ये सभी आपको पहले से आती हैं। ठीक है, बस अब आप जब किताब देखते हैं तो मोटी मोटी किताबें देखते हैं, उसमें बहुत ढेर सारे पढ़ते रहते हैं, लेकिन वहाँ समझ में कुछ भी नहीं आता। 0/0 होता है। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन सिस्टम आप याद रखिएगा। ठीक है, अनुदेशात्मक प्रणाली को भूल जाइएगा। इंस्ट्रक्शंस का क्या होता है आपको हम बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, और सिस्टम एक सिस्टम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि आप सिस्टम क्या है कि हमने आपको जो जो चीज़ें पढ़ाई आपने सीख लिया और आप पास हो गए, आपने आउटपुट दे दिया, ये सिस्टम हो गया। ठीक है, और कंप्यूटर में क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं, प्रोसेस करता है और रिजल्ट दे देता है, तो सिस्टम्स के अकॉर्डिंग आ जाता है। ठीक है, इसके बाद इंस्ट्रक्शन सिस्टम बनाने में दो चीज़ें मुख्य होती हैं। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ों को देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए मुझे आपको पढ़ाना है, ठीक है, तो मैं इंस्ट्रक्शन सिस्टम्स क्या बनाऊंगी? ठीक है, मुझे आपको पढ़ाना है तो पहले तो मैं आपका पूर्व ज्ञान देखूंगी। ठीक है, अभी तो ये ऑनलाइन बात हो रही है, ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग चल रही है या मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे रही हूँ, तो यहाँ पे केवल मैं भर बोल रही हूँ, आप क्या कमेंट्स के जरिए उतनी अच्छी सी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ठीक है, लेकिन जब यदि आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो आप टीचर से सारी चीज़ें स्वयं पूछ सकते हैं। प्रेजेंट में आपके मन में जो भी सवाल आया आपने तुरंत पूछ लिया। ठीक है, तो अब मुझे इंस्ट्रक्शन सिस्टम्स का आपको समझ में आ गया कि इंस्ट्रक्शन सिस्टम होता क्या है। ठीक है, यदि मुझे आपको पढ़ाना है तो मैं क्या करूँगी, इंस्ट्रक्शन सिस्टम कैसे बनाऊँगी। ठीक है, इंस्ट्रक्शन सिस्टम बनाने के लिए आपकी जो करिकुलम है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक क्लास कोई लेके चल रहे हैं, फर्स्ट क्लास, ठीक है,
फर्स्ट क्लास ले लीजिए या नेट एग्ज़ाम ले लीजिए, ठीक है, कुछ भी ले सकती हूँ, ये केवल हमें समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूर्व ज्ञान, ठीक है। दूसरा क्या होगा, अंतिम ज्ञान, ठीक है। इंस्ट्रक्शन सिस्टम बनाने के लिए दो चीज़ें मुख्य होती हैं, एक तो आपका पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज हो गई, ठीक है, दूसरा ज्ञान आपका अंतिम ज्ञान हो गया मोडिफाइड बिहेवियर, ठीक है। अंतिम ज्ञान को क्या कह सकते हैं, मोडिफाइड बिहेवियर कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो फर्स्ट क्लास थी, यहाँ पे मैंने आपको पूर्व ज्ञान क्या था, आपका पूर्व ज्ञान ये था कि आप क्लास फर्स्ट में आपको कुछ नहीं आता था, ठीक है, इसके पहले जब आपने क्लास फर्स्ट नहीं पढ़ी थी तब का ज्ञान क्या था, ठीक है, ये तब की बात होती है। और अंतिम ज्ञान जब आपने क्लास फर्स्ट पढ़ ली, आपका प्रोसेस हो गया, तो जो आपका बाद में आप क्लास फर्स्ट पढ़ने के बाद आपने कितना सीख लिया, आपके व्यवहार में कितना चेंज आ गया, तो उसी को क्या कहते हैं, अंतिम ज्ञान। तो जो अनुदेशात्मक प्रणाली हम बनाते हैं, इसमें दो चीज़ें, अनुदेशात्मक जो इंस्ट्रक्शन सिस्टम होता है बनाने के लिए दो चीज़ें मुख्य होती हैं। मान लीजिए मैं आपको ज्ञान, आपको नेट एग्ज़ाम, ठीक है, मैं आपको, आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो इसके पहले क्या आपको कोई ज्ञान नहीं था, आपको पता नहीं था नेट एग्ज़ाम में क्या आता है, कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या करिकुलम होगा, क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, कुछ नहीं पता था, ठीक है। लेकिन इसके बाद तो मैंने पहले आपका ज्ञान देखा, पूर्व ज्ञान, इसके बाद अंतिम ज्ञान, जब आपको मैंने सारी चीज़ें पढ़ा ली, ठीक है, इसके बाद आपका टेस्ट लिया और आप उसमें सफल हो गए, नेट एग्ज़ाम आपने दिया, आप उसमें सफल हो गए, तो क्या हुआ, आपने सारी चीज़ों को सीख लिया। जैसे मान लीजिए आपको पोएम बढ़ा दी, हमने पोएम बढ़ा दी यहाँ पे, ठीक है, पूर्व ज्ञान में आपको पोएम नहीं आती थी, लेकिन मैंने यहाँ पे पोएम पढ़ाई, और अंतिम ज्ञान में क्या हुआ, आपने पोएम सीख ली, तो क्या हुआ, आपके व्यवहार में परिवर्तन आया, क्यों आया, क्यों, तो इसी को कहते हैं मोडिफाइड बिहेवियर। यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज कि पूर्व ज्ञान आपका क्या है, इसके बाद मोडिफाइड बिहेवियर। यदि फर्स्ट क्लास का आपको ज्ञान नहीं था तो मैंने आपको क्या, आपका पूर्व ज्ञान क्या था, उसके पहले का ज्ञान क्या था, आपको क्या आता था, और फर्स्ट क्लास में हमने जो जो चीज़ें आपको पढ़ाई, तो लास्ट में आपको वो सारी चीज़ें आपने सीख ली, और आपका अंतिम बिहेवियर। तो बताइए क्या ये चीज़ आपको पहले नहीं आती थी, ये एक बेसिक सी चीज़ है, बेसिक सी नॉलेज है, कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, मुझे तो नहीं लगता, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे लगता ही नहीं है कि ये नेट के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है, ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज़। नेट का एग्ज़ाम हम लोग को लगता है बहुत टफ है, बहुत टफ है, लेकिन यदि एक सीरियसली बेस पे मैं बता रही हूँ, यदि हम लोग एक सीरियसली इस चीज़ को समझ लें, पढ़ लें एक बार, तो मुझे नहीं लगता है कि हमको 10-10 बार एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है। और मैं आपको एक गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जो लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने 4-4 बार या 6-6 बार एग्ज़ाम दिया है, ईमानदारी से वो अपने आप से पूछें क्या उन्होंने पूरे कंटेंट को, पूरे सिलेबस को पढ़ा, एक भी बार नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए वो इतनी बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। यदि वो एक बार बहुत अच्छे से सिलेबस को पढ़ लें, एक बार ही पढ़ने की ज़रूरत है, मैं 4 बार नहीं कह सकती हूँ, मैं तो रिवीजन करने तक के लिए नहीं कह रही हूँ। एक बार आप किसी भी कंटेंट को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और इसके बाद 2012 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए। इतना करने के बाद यदि आपका नेट नहीं निकलता है तो आप उससे आके बताइए कि नहीं निकलता है। लेकिन यदि आप धोखा कर रहे हैं तो अपने स्वयं के साथ कर रहे हैं, ठीक है। यदि आप झूठ बोलेंगे या धोखा करेंगे तो ये आपको खुद ही पता है कि हमने कितना ईमानदारी से पढ़ा है, कितना ईमानदारी से नहीं पढ़ा है, ये आपको खुद ही पता है। मुझे बताने की किसी को आवश्यकता नहीं है। जिनकी भी 3 बार 4 बार जिसको भी हो गया है कि नेट एग्ज़ाम नहीं निकला है, तो उन्होंने अभी तक एक भी बार पूरा कंटेंट, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है, इसलिए नहीं निकला है। यदि जो लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरा एक बार सिलेबस पढ़ लिया है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी लगा लिए हुए हैं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उनका नेट क्वालिफाई ना हो। नेट क्या, उनका JRF हो जाएगा, क्योंकि नेट का जो एग्ज़ाम है वो इस तरीके का है कि यहाँ पे आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, जो कि सभी एग्ज़ाम में होता है। लेकिन आपका जो UP टेट और CTET की जो एग्ज़ाम होते हैं, इनमें ये होता है कि जो बेसिकली लिखा हुआ होता है उसी से क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लीजिए पावले का सिद्धांत पढ़ा आपने, थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा है, तो वो कह देंगे कि भाई आपका जो ये से बॉन्ड में किसने दिया, हाँ ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है, क्लासिकल सिद्धांत किसने दिया, इस तरीके से पूछ सकते हैं। लेकिन नेट में ऐसा नहीं पूछा जाता है कि आपका प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया, या आपका
परस्पर संबंध का सिद्धांत किसने दिया, इस तरीके से नहीं, या इनके नाम कौन है, कौन से सन में दिया, इस तरीके से नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें आपको समझ में होना चाहिए। आप उस सिद्धांत को जब अपने व्यवहारिक जीवन में उसको यूज करने का आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो अब आपका नेट निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें इन चीज़ों को हमें समझना होगा। आप सभी को पता होगा कि हमारे MA में, M.Ed में, B.Ed में कितने, बहुत से लोगों को 70% मार्क्स हैं। तो क्या आपको उतना नॉलेज है, उतना पढ़ा हुआ है? वो मार्क्स तो आपके फ्री के मार्क्स हैं, फ्री के मार्क्स हैं, मैं बिल्कुल बोल रही हूँ, आपके फ्री के मार्क्स हैं। यदि आपने उतना पढ़ा होता, उतनी आप लोगों के पास नॉलेज होती, तो आपको यहाँ प्रॉब्लम ही नहीं होती, क्योंकि ये वही चीज़ें हैं जो हम B.Ed में, M.Ed में और MA में छोड़ के आए हैं, जिनका रिजल्ट मार्कशीट हमारे पास रखी हुई है, लेकिन वो चीज़ें हमें पता नहीं हैं। बताइए, आपका आदर्शवाद है और आपका जो ये फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, क्या आपने B.Ed में, BA में, MA में नहीं पढ़ी है? पढ़ी हुई होगी, बिल्कुल पढ़ी हुई होगी, लेकिन मार्कशीट में 70% मार्क्स हैं, 80% मार्क्स हैं। लेकिन जब नेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बहुत ही कम रिजल्ट आते हैं। हम मान लीजिए कोई पेपर लगा लीजिए, बहुत ही आपके 25-30 क्वेश्चन सही निकल जाए, बहुत बड़ी बात होगी यदि आपका नहीं बढ़ा हुआ है तो यही है कि यहाँ पे हमको नॉलेज होनी चाहिए ईमानदारी के साथ, वास्तविकता में। और जो UGC का एग्ज़ाम जो बना रहे हैं, जो नेट का एग्ज़ाम बना रहे हैं, वो कोई बेवकूफ़ थोड़ी नहीं है, वो भी बहुत अच्छे प्रोफेसर होते हैं जो नेट का एग्ज़ाम बनाते हैं। तो आपको नॉलेज हो, इसलिए तभी आपका नेट का सर्टिफिकेट देंगे जब आपको उतनी नॉलेज होगी। ठीक है, तभी नेट का एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट मिलेगा जब आप उतनी। और मैं एक बार बता रही हूँ कि आप एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए, ठीक है, और एग्ज़ाम 2012 से लेके 19 तक लगा लीजिए। फिर यदि आपका नेट ना निकले तो मेरे पास आइए और मुझसे कहिएगा। मैं गारंटी लेती हूँ ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है ऐसा, क्योंकि मेरी कई स्टूडेंट्स ऐसी हैं जिन्होंने पूरा कंटेंट भी नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, उनका पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ है, बिल्कुल प्रूफ के साथ बता रही हूँ। केवल मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आपको कंटेंट जितना आप पढ़ पाएँ पढ़ लीजिए, लेकिन 2012 से लेकर 2019 तक क्वेश्चंस पेपर लगाने की प्रैक्टिस कीजिए, और आप 3 बार लगा लीजिए, आपका नेट एग्ज़ाम निकल जाएगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपको बिल्कुल लिखित देती हूँ ये चीज़। ठीक है, तो उसने क्या, मेरी एक फ्रेंड्स थी, उसका ही बता रही हूँ कि स्टूडेंट्स भी बोल सकती है, फ्रेंड्स भी बोल सकते हैं उसको। तो उसने 2 बार भी नहीं लगा पाया था, केवल 1 बार लगाया था पूरा 2012 से लेके 2019 तक का मॉडल पेपर, और उसका नेट निकल गया था। अब बताइए, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। जो लोग कहते हैं कि मैम ट्रिक बता दीजिए, ये ट्रिक ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं, आपको इंस्ट्रक्शन सिस्टम समझ में आ गया। अब है हमारा अनुदेशात्मक प्रणाली के सोपान, स्टेप। ठीक है, स्टेप क्या होते हैं, आपको टफ वे पे नहीं पढ़ना है, इसलिए समझना है, केवल समझ लीजिए अनुदेशात्मक प्रणाली के सोपान या स्टेप, इंस्ट्रक्शन सिस्टम के स्टेप। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या आएगा, पहले आप खुद ही सोचिए इसके अंतर्गत क्या आएगा। जैसे मान लीजिए पहले हमने आपको इंस्ट्रक्शन सिस्टम बताया, उसमें क्या हुआ, हमने आपको करिकुलम का नॉलेज, आपको जो पढ़ना है आपको क्लास में वो बता दिया। ठीक है, इसके बाद हमने इसका पूरा सिस्टम बना दिया, टीचर हुआ, छात्र हो गया, और आपका करिकुलम हो गया। शिक्षा के उद्देश्य जो थे, शिक्षा के उद्देश्य से रिलेटेड हमने करिकुलम बना दिया और उसको छात्र को सिखा दिया, पढ़ा दिया। ठीक है, इसके बाद जो इसकी 2 चीज़ें आई आपको बताएं कि सिस्टम बनाने के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जब हम कोई भी सिस्टम बनाते हैं, किसी भी बच्चे को पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या वो देखते हैं, एक तो उसका प्रीवियस नॉलेज देखते हैं, और पढ़ाने के बाद फिर उसका मोडिफाइड बिहेवियर देखते हैं कि उसने क्या चीज़ों को पढ़ा। ठीक है, इसके बाद उसके स्टेप। ठीक है, स्टेप में क्या क्या होगा आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि स्टेप में क्या क्या होगा, क्योंकि ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। ठीक है, इनको रटना या रटने से तो काम चलने वाला है ही नहीं, केवल चीज़ों को एक बार समझ लो, हमेशा के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले होगा आपका उद्देश्यों का निर्धारण। उद्देश्यों का निर्धारण, किसका उद्देश्यों का निर्धारण, उद्देश्यों का निर्धारण। ठीक है, किसके उद्देश्यों का निर्धारण, ये आपको फर्स्ट क्लास क्वालिफाई कराना है, फर्स्ट क्लास पास कराना है बच्चे को, या नेट एग्जाम, सभी जगह आप यही एग्जाम्पल लेके चलिए। हमारा उद्देश्य क्या है, या तो होगा हमारा फर्स्ट क्लास या होगा नेट एग्जाम, दोनों का
का एग्ज़ाम देते हैं, दोनों का एग्जाम्पल देते हुए चल रही हूँ। तो जब हमें आपको सूचना देना है, कोई भी सूचना देना है और एजुकेशन से रिलेटेड देना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारा कुछ उद्देश्य भी तो होगा कि हम आपको इंस्ट्रक्शंस क्यों दे रहे हैं, कि हमें आपको फर्स्ट क्लास पढ़ाना है या नेट एग्जाम क्वालिफाई कराना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, अपने शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित कर लिया, बढ़ा लिया। हमारे शिक्षा के उद्देश्य क्या है, नेट क्वालिफाई कराना, ठीक है। इसके बाद आपकी तैयारी, प्रिपरेशन, कि जो हम आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो इसके पहले जब तक मैं खुद तैयार ही नहीं करूँगी आपको बताने के लिए, तो क्या मैं आपको सही तरीके से बता पाऊँगी? जब मुझे ही पता नहीं है तो मैं आपको क्या बताऊँगी? बहुत शोर हो रहा है, ठीक है। जब चीज़ें हमें ही पता नहीं है तो हम आपको क्या बताएंगे, ठीक है। तो तैयारी, अनुदेशन की जो प्रभावशीलता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी जो अनुदेशन है वो अनुदेशन की तैयारी कैसी की गई है, मतलब कि मेरी तैयारी कितनी बेस्ट मैंने आपको पढ़ाने के पहले की है, ठीक है। आपको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कितनी बेस्ट मेरी तैयारी है, क्योंकि जितनी अच्छी मेरी प्रैक्टिस होगी, जितनी अच्छी मेरी तैयारी होगी, उतनी ही चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी और मैं आपको उतनी ही अच्छे से समझा पाऊँगी, ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण से मतलब है आपको जो मैंने आपकी उद्देश्यों का निर्धारण किया था क्लास फर्स्ट के लिए या नेट एग्जाम के लिए, इसकी मैंने प्रिपरेशन कर ली, तैयारी कर ली, इसके बाद मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। पढ़ा दिया इसका मतलब हमने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। जो आपका सिलेबस था, जो आपका करिकुलम था, वो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका संप्रेषण की व्यवस्था। संप्रेषण की व्यवस्था, ठीक है, कि जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं वो आपको कितनी अच्छी तरीके से समझ में आई हैं, ठीक है। मतलब जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, जो मेरे विचार हैं वो आप तक भली भांति पहुँच जाएं, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। मतलब संप्रेषण की व्यवस्था से मतलब है अरेंजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। मैं इस तरीके से चीज़ों को आपको समझाऊँ कि मैं जो कहना चाह रही हूँ वो वास्तविक रूप से आपको वही चीज़ समझ में आए। ऐसा ना हो जैसे मैं आपको समझाना चाह रही हूँ ए फॉर एप्पल होता है, मैंने एक इस बना के बता दिया, ठीक है। अब आप इस एप्पल को अमरूद समझ लें या कुछ और समझ लें तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी। तो मैं जो केवल कहना चाह रही हूँ वही चीज़ आपको समझ में आए। तो यहाँ पे वही है कि संप्रेषण की व्यवस्था, जो मैं आपको सूचना दे रही हूँ, जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, वो इस तरीके की हो, उसकी इस तरीके से व्यवस्था की गई हो कि मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ आप केवल और केवल उसी चीज़ को समझें। ऐसा ना हो मैं आपको आम कहना चाह रही हूँ और आपने उसको इमली समझ लिया, ठीक है। इस तरीके से ना हो। तो मैं जो चीज़ें मैं आपको करिकुलम समझाना चाह रही हूँ और आपने कुछ उसका दूसरा ही सेंस ले लिया, ठीक है, तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला आता है आत्मीकरण। आत्मीकरण, ये सारे क्या हैं आपके लिए अनुदेशात्मक प्रणाली के सोपान हैं कि जब हम कोई करिकुलम, जो हमारा उद्देश्य होता है, तो हम क्या करते हैं, इसमें स्टेप कौन कौन से होते हैं। पहले उद्देश्य निर्धारित करते हैं, फिर तैयारी अपनी खुद की करते हैं, फिर प्रस्तुतिकरण आपको बढ़ा देते हैं, इसके बाद संप्रेषण की व्यवस्था, जैसे नेट एग्जाम या क्लास 1 को दिया, कोई एक्टिविटी करवानी है या मैंने आपको जो पढ़ाया, मतलब जो आपको मैंने जैसे देखिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो कुछ चीज़ें डायग्राम के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। तो जो चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ पढ़ाने में, मैं जिस टेक्निक का यूज कर रही हूँ वो चीज़ें आपको उसी वे में समझ में आए जिस वे में मैं समझाना चाह रही हूँ, ठीक है, उस तरीके से। इसके बाद जो आपका स्टेप है आत्मीकरण। आत्मीकरण से मतलब है कि जो मैंने आपको पढ़ाया, जो हमने आपको समझाया, जो चीज़ें पढ़ाई आपको, वो चीज़ आपने आत्मीकरण अपने अंदर सीख ली अपनी इच्छानुसार। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मान लीजिए मैं स्टेप आपको बता रही हूँ, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है ऐसे नहीं होते स्टेप, मैडम गलत तरीके से बता रही हैं, तो क्या होगा, आप उस चीज़ को आत्मीकरण नहीं करेंगे। भाई मैंने आपको पढ़ा रही हूँ, आपने सुन भर लेंगे, ठीक है, लेकिन यदि जो मैं आप स्टेप आपको पढ़ा रही हूँ या मैं जो कोई नेट का ठीक है, मान लीजिए जो कुछ लोग मेरे वीडियो देखते होंगे, कुछ लोग डिसलाइक करते हैं, तो क्या वो उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है मैडम अच्छा नहीं पढ़ा रही हैं, ठीक है, उनको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं या जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसका मतलब है आत्मीकरण कि आपने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया और आपने मन से पढ़ लिया, ठीक है, ज़बरदस्ती से नहीं, कि मतलब आपके जितने भी डाउट्स थे वो दूर हो गए और आपने मन से अपने आत्मीकरण कर लिया, ठीक है। जब आपने अच्छे से यहाँ पे क्या, यहाँ पे पढ़ा दिया, यहाँ पे समझ लिया,
और यहाँ पे क्या हुआ, आत्मीकरण, आपने अच्छी तरीके से मन से पढ़ लिया, ठीक है, अपने अंदर धारण कर लिया, क्या कह सकते हैं, अपने अंदर धारण कर लिया, ठीक है। जैसे होती है कुछ चीज़ें हम किताब में ही पढ़ते हैं तो एक फॉर्मेलिटी वे पढ़ लेते हैं, ठीक है, पढ़ लिया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम इतने मन से पढ़ लेते हैं कि वो अंदर चीज़ें हमारे बैठ जाती हैं, ठीक है। तो जो टीचर ने आपको पढ़ाया वो आपने अंदर क्या कर लिया, आत्मीकरण कर लिया, ठीक है। छठवां होगा, ठीक है, मतलब आत्मसात कर लिया, अपने अंदर पढ़ लिया, ठीक है। और आत्मीकरण वही होता है कि जब हम टीचर से प्रभावित होते हैं, हमें लगता है कि ये टीचर सही पढ़ा रहा है, तभी हम उसी की चीज़ों को आत्मीकरण करते हैं और सीखते हैं। बाकी सभी टीचर्स के ये आपका अनुदेशन प्रणाली है, ये कोई भी टीचर के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि जो चीज़ें हमें पढ़ाना है वो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इसके बाद आपका आता है मूल्यांकन, जो हमने ये स्टेप अभी तक इवैल्यूएशन, ठीक है, जो हमने अभी तक स्टेप आपके फॉलो किए थे, तो बच्चों में जो कमियां रह गई हैं उनको दूर करना। हम मूल्यांकन करेंगे अंत में कि हमने उद्देश्यों का निर्धारण किया, नेट एग्ज़ाम हमको क्वालिफाई करवाना था तो हमने उसके लिए अपनी खुद की तैयारी की, फिर हमने बच्चों को पढ़ाया, इसके बाद संप्रेषण की इस तरीके से व्यवस्था की कि बच्चों को उसी वे में समझ में आ जाए जिस वे में हम समझाना चाहते हैं। इसके बाद बच्चों ने अपने अंदर धारण कर लिया, चीज़ों को बहुत मन से पढ़ लिया। इसके बाद मूल्यांकन, हम उनका मूल्यांकन करेंगे कि बच्चे का नेट क्वालिफाई हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, जिस उद्देश्य से लिए, जो हमारा उद्देश्य था, या क्लास 1 पढ़ाना या नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, तो मूल्यांकन करेंगे कि नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ या नहीं हुआ, या जो उसका सिलेबस था, जो उसका करिकुलम था, वो उसने पूरा किया कि नहीं किया, जिस उद्देश्य से हम बच्चे को पढ़ा रहे थे उसका उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ, जो हमारा करिकुलम था, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे साथ में आएगा पृष्ठपोषण, ठीक है। पृष्ठपोषण का मतलब होता है मूल्यांकन, यहाँ पे किसी ने, ठीक है, क्वालिफाई हो गया, ठीक है, मूल्यांकन हुआ, जो हमारा उद्देश्य था कुछ बच्चों ने वही क्वालिफाई कर लिया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ, जिनको अभी भी सीखने में कुछ कमी रह गई है, ठीक है, अभी भी वो सीखने में उनकी जो आत्मीकरण था बच्चे ने नहीं कर पाया या कुछ बच्चों ने कर लिया। तो यहाँ पे हम रेनफोर्समेंट, ठीक है, रेनफोर्समेंट कहते हैं कि उनको दोबारा से हम कहेंगे नहीं आप करिए, हो जाएगा, आपको सिखाने के लिए हम दोबारा से उनको रेनफोर्समेंट करेंगे, पृष्ठपोषण करेंगे, जो कमी रह गई है सीखने में उनको हम दूर करेंगे। यहाँ पे हमने मूल्यांकन किया, नेट क्वालिफाई हुआ या नहीं हुआ, तो यहाँ पे 2 चीज़ें हुई, हुआ तो ठीक है और नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उन कमियों को दूर करेंगे कि आपको हम दोबारा से चीज़ों को सिखाएँगे और आपको मोटिवेट करेंगे कि नहीं आपका हो जाएगा, आप करके देखिए, दोबारा से चीज़ों को करिए, ठीक है। तो स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या है, कि निर्देशात्मक प्रणाली के सोपान स्टेप कौन कौन से हैं, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इसके अंतर्गत क्या है, ठीक है। अनुदेशात्मक प्रणाली और इसके स्टेप थे। इसके बाद है आपके सिलेबस में अनुदेशात्मक मीडिया, अनुदेशात्मक मीडिया। अब आपको अनुदेशात्मक का तो मतलब है इंस्ट्रक्शन और मीडिया का मतलब मीडिया, इंस्ट्रक्शंस मीडिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम जो बच्चे को, और हमको इसका यूज़ कहाँ करना है, टीचिंग में करना है, ठीक है, जो हमको इन सभी चीज़ों का यूज करना है आपका करिकुलम में करना है, ठीक है। अनुदेशात्मक मीडिया, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अनुदेशात्मक प्रणाली सिस्टम, ठीक है, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम। अब पढ़ना है हमको अनुदेशात्मक मीडिया। इसके अंतर्गत क्या आएगा कि हम जिसके माध्यम से, ठीक है, जो टीचर बच्चे को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है, तो वो कौन से मीडिया का यूज कर रहे हैं, किसके माध्यम से हम बच्चों को सिखा रहे हैं, कैसे करिकुलम को या टीचिंग में। हम टीचिंग में मान लीजिए हमें बच्चों को पढ़ाना है या सिखाना है, तो हम कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस मीडिया हैं जिनके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बच्चों को पढ़ाने में हम कौन कौन सी मीडिया का यूज कर रहे हैं, उसे ही क्या कहते हैं, अनुदेशात्मक मीडिया। तो ये बात आप सभी लोग पहले से ही जानते होंगे। तो इसमें क्या आ जाता है, आपका ऑडियो वीडियो आ जाते हैं, ठीक है, आपके वीडियो आ जाते हैं, ऑडियो जो आपके ये
रिकॉर्डेड वीडियो हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। रेडियो आ जाता है, टीवी आ जाता है, कंप्यूटर आ जाता है, मान लीजिए बोर्ड हो गया, कुछ वीडियो होते हैं, कुछ ऑडियो होते हैं। केवल इसी तरीके से ये आपके बच्चों को हम इंस्ट्रक्शंस देने में कौन कौन सी मीडिया का यूज कर रहे हैं, इसमें केवल हमको ये इस बात की जानकारी करना है कि हम इंस्ट्रक्शन तो दे रहे हैं, बच्चे को पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन किस माध्यम से पढ़ा रहे हैं, कौन सा माध्यम हम यूज कर रहे हैं। हम मान लीजिए ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहे हैं या वाइट बोर्ड का यूज कर रहे हैं, तो ये भी मीडिया है, ठीक है, ये भी माध्यम है हमारा। तो यहाँ पे हमको केवल इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। तो आपको समझ में आया अनुदेशात्मक मीडिया क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल मीडिया क्या होता है, कि जिसके माध्यम से हम बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ठीक है। वो आपका टीवी है, दृश्य श्रव्य होते हैं, ठीक है, ऑडियो वीडियो होते हैं या ऑडियो विजुअल होते हैं या वीडियो विजुअल होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके यहाँ ओनली वीडियो होते हैं, ऑडियो होते हैं। तो जिस इनके माध्यम से हम जो भी बच्चों को सिखाते हैं, किस माध्यम से हम बच्चे को पाठ्यचर्या का ज्ञान करा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमने अभी पढ़ लिया कि इंस्ट्रक्शंस मीडिया होता क्या है, कि हम कौन से इंस्ट्रक्शंस मीडिया के माध्यम से, कौन सी तकनीकी के माध्यम से हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें हम बात करते हैं कि जो इंस्ट्रक्शंस मीडिया है ये होने कैसे चाहिए, ठीक है। अनुदेशात्मक मीडिया कैसा होना चाहिए, ठीक है, इसमें कैसा होना चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होनी चाहिए क्या, टेक्निकल होना चाहिए, ठीक है। टेक्निकल तो होगा ही होगा, ठीक है। व्यावहारिक रूप से कैसा होना चाहिए, टेक्निकल होना चाहिए, व्यक्तिगत टेक्निकल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो भी हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, ठीक है। व्यावहारिक तकनीकी पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। कि जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो टेक्निकल का हम यूज कर रहे हैं, बच्चे को वो सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। दूसरा चाइल्ड सेंटर, ठीक है, बच्चे पर फोकस, ठीक है। तो जो आपका ये टेक्निकल होगा, ये जो आपका अनुदेशात्मक मीडिया होगा, इसमें जो भी हम बच्चों को पाठ्य सामग्री देंगे वो किस तरीके से देंगे, क्रमिक रूप से देंगे, एक के बाद एक, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सीधी सी बात करते हैं हम, करिकुलम की ही बात हो रही है, ठीक है। करिकुलम हम बच्चे को जो दे रहे हैं, क्योंकि यदि हम अनुदेशात्मक मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं, किसके माध्यम से, मीडिया का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो मीडिया का यूज जब हम कर रहे हैं, तो जो भी हम मीडिया के माध्यम से बच्चों को देना, मान लीजिए टीवी के माध्यम से हम बच्चे को उसकी जो पाठ्य सामग्री है उसके बारे में बता रहे हैं, तो किस तरीके से, तो क्रमिक होनी चाहिए, बच्चे पर फोकस करते हुए कैसी क्रमिक होनी चाहिए, एक के बाद एक, कि अभी ये पढ़ाया, इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, तो इस तरीके से एक के बाद एक होनी चाहिए, ठीक है। कि हम जिससे बच्चे को उसकी जो करिकुलम है, जो उसकी पाठ्य सामग्री है, वो बच्चे को समझ में आए, ठीक है। और जो मीडिया कार्यक्रमों का उद्देश्य है स्पष्टता के साथ सुपरिभाषित होना चाहिए, ठीक है। जो हमारा उद्देश्य है, आपका उद्देश्य वही है नेट क्वालिफाई करना। जैसे मान लीजिए अब ये मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे रही हूँ, तो ये क्या है, आपका अनुदेशात्मक प्रणाली, अनुदेशात्मक मीडिया है, आपको मैं यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है, आपका ये मीडिया है, यूज किसका मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले टेक्निक की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, टेक्निकल तो होगा ही होगा, ठीक है। मुख्य इसकी विशेषता क्या होगी, टेक्निकल होगा, ठीक है। इसकी ये मुख्य विशेषता होगी, टेक्निकल होगा। दूसरा, बच्चे पर फोकस, जो हम पढ़ाएं वो आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ाएं, और एक के बाद एक इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो हम आपका कंटेंट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मीडिया में इतनी चीज़ें डली होती हैं, बच्चा ये चीज़ समझ ही नहीं पाएगा कि अब हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। ये पहले आएगा कि ये बाद में आएगा, भाई क्लास में तो हम आपको बता देंगे, यहाँ पे तो उसको हमें पढ़ाना है, तो क्रमिक होनी चाहिए, क्रमिकता के साथ। और यहाँ पे अगला पॉइंट इसमें होगा कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो स्पष्टता के साथ, ठीक है, इस तरीके से सुपरिभाषित होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए स्पष्टता के साथ, क्योंकि यहाँ पे स्पष्टता होनी चाहिए कि बच्चे को सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। क्योंकि क्या है, यहाँ पे बच्चा पूछ थोड़ी पाएगा आपसे, आपने पढ़ा दिया, बच्चे ने सीख लिया। क्लास में क्या होता है, बच्चा आपसे पूछ लेता है, तो उसको इस तरीके से टीचर को उसको स्पष्टता के साथ सुपरिभाषित करना चाहिए कि बच्चे के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है।
और जो शिक्षक को जो मीडिया सामग्री की जब शिक्षक बनाता है, जब मीडिया सामग्री मीडिया सामग्री को जब शिक्षक तैयार करता है तो उसको पूरी का पूरा ध्यान रखना चाहिए शुद्धता एवं सावधानी का। ठीक है, शुद्ध होना चाहिए, पूरी की पूरी तरीके से शुद्ध होनी चाहिए जब हम किसी भी मीडिया सामग्री को बना रहे हैं। मीडिया सामग्री को बनाने में ध्यान रखना चाहिए पूरी तरह शुद्ध हो। जो ज्ञान हम आपको दे रहे हैं, जो आपको जानकारी दे रहे हैं, वो पूरी की पूरी रूप से सही हो। ये किस तरीके से मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक। क्यों? क्योंकि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, इस चीज़ का हमको पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि उनके अधिगम कैसे होंगे, जो उनकी शिक्षण संकल्पनाएं हैं वो किस तरीके से पूरी होंगी, किस तरीके से सीखें। ठीक है, अगला पॉइंट आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, पाठ्यचर्या समव्यवहार में सहायक अनुदेशात्मक तकनीकें और सामग्री। ऐसी कौन सी तकनीकी डिवाइस हैं जिनका हम अपने करिकुलम में, जिनका हम अपनी टीचिंग में यूज करते हैं, क्या करिकुलम को इंस्ट्रक्शंस देने में। ठीक है, करिकुलम का इंस्ट्रक्शंस देने में, करिकुलम की सूचना देने में, करिकुलम प्रोवाइड करवाने में, और एवं कौन कौन सी ऐसी सामग्री है जिसके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, जो हमारे उद्देश्य होते हैं शिक्षा के, उनको पूरा करते हैं। ठीक है, तो पाठ्यचर्या समव्यवहार, पाठ्यचर्या समव्यवहार में सहायक अनुदेशात्मक तकनीकें और सामग्री। ठीक है, या सामग्री। ठीक है, पाठ्यचर्या को जब हम यूज करते हैं, पाठ्यचर्या को बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी अनुदेशात्मक सामग्री, कौन सी अनुदेशात्मक तकनीकी हैं, टेक्निक्स हैं एवं मटेरियल, और कौन कौन सी ऐसी सामग्री है जिनके माध्यम से हम पाठ्यचर्या को प्रोवाइड कराते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं। ठीक है, करिकुलम को प्रोवाइड कराते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, तो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, तो टेक्निक्स के माध्यम से तो हम बात करेंगे आपकी श्रव्य दृश्य तकनीक्स होती हैं। ठीक है, श्रव्य दृश्य तकनीक, ठीक है, वीडियो, ऑडियो विजुअल। ठीक है, इसको ऑडियो विजुअल, तो इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी, जिसमें आपको वॉइस भी हो और आपको क्या दिखाई भी दे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो आपका देखिए ICT का पार्ट है यूनिट 8 में, जो यूनिट नंबर 8 है आपकी, उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिटेल से पढ़नी है आपको यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा दिया हुआ है इसलिए पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल से हम 8 जो हमारी यूनिट 8 होगी वहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से इसमें क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी कम है। क्योंकि यदि ये यहाँ से ICT के क्वेश्चंस ले लेंगे तो वहाँ से जो आपका यूनिट 8 है वहाँ से किसके क्वेश्चंस लेंगे, क्योंकि तो इसके क्वेश्चंस यहाँ से कम आने की संभावना है, वहाँ से आएंगे, यूनिट 8 से लेंगे इसके क्वेश्चंस। और दूसरी चीज़, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे मॉडल हैं, पाठ्यचर्या बनाने का काम है, इसके क्वेश्चंस यहाँ से पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो मॉडल्स में से इसके क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, तो जो आपकी क्या है, श्रव्य दृश्य तकनीकियाँ हैं, तो इसमें क्या आपका ऑडियो वीडियो डिवाइस आ जाते हैं, या आपको केवल विजुअल। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है आपके श्रव्य दृश्य, जो आपको सुनाई भी दें, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो आपकी ऑडियो विजुअल, ठीक है, आपको दिखाई भी दे और आपको सुनाई भी दे, दोनों चीज़ें हो, तो इसमें आपकी कौन सी आ जाएगी, टीवी आ जाएगी, चलचित्र आ जाएगी, इसमें इस तरीके से बांट देते हैं। ठीक है, ये आपके केवल क्या है, तो टीवी आ जाएगी, इसमें क्या आपके चलचित्र आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद केवल और केवल ऑडियो,
ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, केवल और केवल आपको क्या हो, सुनाई भर दे, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, रेडियो आ जाएगा। इनके माध्यम से क्या, ये क्या है, ये इंस्ट्रक्शंस देने के या आपको पढ़ाने के साधन है। मान लीजिए जैसे टीवी है, तो टीवी के प्रयोग से के माध्यम से हमारी जो प्रौढ़ शिक्षा में क्या है, बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। जो प्रौढ़ व्यक्ति हैं, जो कॉलेज नहीं जा सकते, जो स्कूल में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, उनको क्या हम यहाँ से इनके विषय की जो पाठ्यचर्या है वो प्रोवाइड करा देते हैं, यहीं से ये लोग पढ़ लेते हैं और बहुत ही कम समय में हमको सारी की सारी सूचना घर बैठे मिल जाती है। टीवी के माध्यम से हमको कहीं जाना भी नहीं होता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ और ये सब आपके पढ़े होंगे, ये आप शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरीके से हम इनके माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो टीवी क्या है, वर्तमान में इसका प्रयोग सभी विद्यालयों में होने लगा है, सभी विद्यालयों में होता है। क्या होता है कि यहाँ पे हम बच्चों को इस रिलेटेड विषयों को, पाठ्य वस्तु को दे देते हैं और उनको पढ़ा देते हैं। प्रौढ़ शिक्षा में भी बहुत ज़्यादा इसमें योगदान मिला है, ठीक है। और एवं जो इसमें क्या होता है, फसलों की जानकारी होती है किसानों को कि किस तरीके से वो फसल कर सकते हैं, और भी चीज़ों की जानकारी टीवी के माध्यम से बच्चों को दे देते हैं, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से इसमें क्या होता है कि बच्चों को जो हम विषय वस्तु दे रहे हैं, जो हम उनको शिक्षण दे रहे हैं, तो उनको वो जो बच्चे हैं बहुत आसानी से समझ सकें और उनके अनुकूल वो पाठचर्या को पढ़ सकें। तो इसकी में मुख्य रूप से यही है कि ये आपके अनुदेशात्मक क्या है, ये अनुदेशात्मक तकनीक हैं, ठीक है, तकनीकी हैं। तो इनके माध्यम से हम जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, इन्हीं को इंस्ट्रक्शंस मीडिया कहते हैं, ठीक है, कि इनके माध्यम से बच्चों को किस तरीके से पढ़ाई कराते हैं। तो इसमें जो आपके दृश्य श्रव्य दृश्य आ जाएंगे, तो इसमें टीवी आ जाएगी, चलचित्र आ जाएगी, केवल आपकी श्रव्य जो है केवल ऑडियो है, इनमें आपका रेडियो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपकी केवल सामग्री, ठीक है, जिनको हम पढ़ाई में यूज करते हैं, जब हम पढ़ाते हुए बच्चों को यूज करते हैं तो क्या क्या यूज करते हैं। वैसे कहने को तो आपका लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, या आपका फ़ोन हो गया, ठीक है, या आपको क्या जो भी आप ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, ये सभी आपके इंस्ट्रक्शंस मटेरियल हैं, ठीक है। इनके माध्यम से हम देखते हैं। तो ये आपकी तकनीक, अनुदेशात्मक तकनीक है। तो ये क्या है आपकी अनुदेशात्मक तकनीक। अब हम बात करते हैं केवल किसकी, सामग्री, ठीक है। सामग्री क्या है, तो सामग्री में क्या होता है, जो आपके चित्र होते हैं, ग्राफ होते हैं, ठीक है, इनके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। चार्ट हो गया, ठीक है, ब्लैक बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, मानचित्र हो गया, ठीक है। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो कोई चित्र के माध्यम से हम बच्चों को समझाते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है। मानचित्र के माध्यम से हम बता देते हैं कि जो हमारे रास्ते कहाँ से निकलेंगे, नदियाँ हमारी कहाँ पे हैं, मानचित्र के माध्यम से ही तो बताते हैं। क्या हम बच्चों को लेके जाते हैं कि भाई आपकी नदियाँ यहाँ हैं, मानचित्र के माध्यम से ही हम बच्चों को बता देते हैं कि जो रास्ते बनाए जाते हैं, इसमें हमारा मानचित्र का सबसे बड़ा रोल होता है। ये जो आपके हवाई जहाज बाहर आसमान में चलते हैं या ट्रेनें चलती हैं, तो कैसे पता चलता है कि इनके, तो मानचित्र में ये सारे रास्ते होते हैं, ठीक है। तो ये जो रास्ते बनाए जाते हैं सब इसी तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इनका प्रयोग करके ब्लैक बोर्ड में, पहले क्या होता था, ब्लैक बोर्ड का यूज होता था, ठीक है। तो ये टाइम में हमारी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन आता रहा है। तो चित्र के माध्यम से किसी भी बच्चे को कोई चीज़ हमें समझाना है तो हम कोई डायग्राम के माध्यम से समझा देते हैं। या अभी हम लोगों ने मॉडल की बात की, तो मॉडल में हमने चित्र बनाया कि पहले इस तरीके से, फिर इस तरीके से, या इस तरीके से, फिर फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट सेकंड, तो इस तरीके से चित्र के माध्यम से बच्चों को समझा देते हैं कि जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी उनको समझ में आ सके। मुख्य रूप हमारा यही होता है। तो बच्चों को जो पढ़ाने के तरीके होते हैं कि किस तरीके से हम बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं अपने शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, ठीक है। शिक्षा के उद्देश्य प्लस पाठचर्या जो हमारा करिकुलम है, ठीक है, उसको देखते हुए हम किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर एवं वेब आधारित अनुदेशन होता है, ठीक है। अब तो जो क्या है, कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा यूज होने लगा, कंप्यूटर के माध्यम से ही, ठीक है। इसमें तकनीकी में आपका आ जाएगा कंप्यूटर आधारित, ठीक है, कंप्यूटर आधारित अनुदेशन। कंप्यूटर है, ये तो हमारा सबसे अच्छा इसका तकनीकी का टीचिंग का
प्रोसेस माना जाता है। कंप्यूटर के माध्यम से जो भी शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था तो ठीक है, आजकल सारी चीज़ें क्या है कंप्यूटर से ही जुड़ी हुई हैं। जो ऑनलाइन चीज़ें हो रही हैं वो किस तरीके से, कंप्यूटर के माध्यम से ही। तो इसकी भी पाठ्य योजना बनानी पड़ती है, इसका भी करिकुलम बनाना पड़ता है, ठीक है। वेब आधारित अनुदेशन, वेब आधारित अनुदेशन, इसमें क्या है, इसमें हम जैसे जो चीज़ें अभी क्या होती थी ऑफलाइन क्लास में जो होता था कि हम लोग आमने सामने टीचिंग करते थे, तो इसमें भी हम क्या है आमने सामने टीचिंग कर सकते हैं। जो चीज़ें हम वहाँ जाके नहीं देख सकते, मान लीजिए टीचर हमको वास्तविकता में उन चीज़ों को दिखा सकता है। मान लीजिए वेब आधारित अनुदेशन में क्या है कि कोई अंतरिक्ष में गया, ठीक है, वहाँ से वो हमको, हम वहाँ नहीं गए हुए, हम यहीं बैठे हुए, लेकिन यहाँ बैठ के हम वहाँ की सारी चीज़ों को देख सकते हैं वास्तविकता में, रियलिटी में, प्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो ये वेब आधारित अनुदेशन होता है। पहले क्या होता था आमने सामने का, तो यहाँ हम वास्तविक रूप में आमने सामने नहीं है, लेकिन टेक्निक के माध्यम से हम आमने सामने ही इसको वेब आधारित अनुदेशन कहेंगे, ठीक है। तो इनकी सभी की योजना बनानी पड़ती है, लेकिन योजना जो हम यहाँ पे केवल जो ज्ञान देते हैं वो सैद्धांतिक ही नहीं, व्यवहारिक भी होता है, ठीक है। बच्चों को जो हम ज्ञान दे रहे हैं वो उनकी व्यवहारिक प्रैक्टिकली रूप से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आज आपका ख़त्म हो जाता है। इसके बाद कल हम शुरू करेंगे आपके अगले वीडियो में पाठ्यचर्या मूल्यांकन, जो आपके सिलेबस में है। आपके आज अनुदेशात्मक प्रणाली हो गया है, अनुदेशात्मक मीडिया हो गया है, पाठ्यचर्या व्यवहार को बढ़ाने में अनुदेशात्मक तकनीकी तथा सामग्री। तो सामग्री कौन कौन सी होती है, किन किन सामग्री का हम यूज करते हैं बच्चों को पढ़ाने में, समझाने में, ठीक है। चार्ट के माध्यम से या कोई चित्र बना के, ठीक है, और रेडियो के माध्यम से, ठीक है। रेडियो में क्या है किसी भी चीज़ की नॉलेज बच्चे को, जो आपकी शिक्षा प्रणाली है, ठीक है। और अब तो क्या है जो हमारे स्वयं है, स्वयं प्रभा है, ठीक है, DTH के माध्यम से जो चैनल चल रही हैं, ठीक है, 32 चैनल, तो इसके माध्यम से भी हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसकी एक योजना होती है, टाइम टू टाइम बच्चे को एक क्रम होता है, बच्चे को विषय सामग्री, उनका कंटेंट पढ़ाया जाता है। इसके बाद किस तरीके से बच्चों को अपने उद्देश्यों को पूरा करना है, तो वो होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें आता है पाठ्यचर्या मूल्यांकन के उपागम, तो इसकी बात हम कल करेंगे, ठीक है। वैसे इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे, और ये जो पार्ट है आपका ICT का है, और आप सभी लोगों को ये पहले से आता होगा। डिटेल में इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, रेडियो, चित्र, ग्राफ, ब्लैकबोर्ड, वैसे आपके बहुत छोटे से पढ़े हुए हैं ये चीज़ें, लेकिन एक बार करिकुलम बेस, ठीक है, करिकुलम बेस इनको पढ़ लीजिएगा। टीवी, चलचित्र, कंप्यूटर आधारित अनुदेशन, वेब आधारित अनुदेशन की किस तरीके से इनका करिकुलम में यूज़ होता है, ठीक है। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे पाठ्यचर्या मूल्यांकन की।